हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 31 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कर्नाटक सरकार इसके लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई-रूपी भुगतान समाधान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक भागीदारी की है। और कर्नाटक सरकार के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पात्र छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क का लीक प्रूफ भुगतान करने के लिए इस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ERUPI का उपयोग किया जाएगा। कर्नाटक की बात हो रही है तो राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद है 75 और राज्यसभा सीट है 12। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। वही बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। इसने हाल ही में देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक साझेदारी की है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा भी शुरू की है। और एसबीआई ने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAV ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है? तो इस वाहन को लॉन्च किया है जापान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन को लॉन्च किया है। यह वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों पर चल सकते हैं, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं और रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। यह यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ भी सकता है तथा सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर घंटा की गति से यह चल सकता है। जापान, जिसका जापानी नाम निहोन या निपॉन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि, और यह माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देता है। राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा और करेंसी है जापानी। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तेलंगाना इस मिशन में प्रथम स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु और गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्लस्टर की रैंकिंग में 295 समूहों में संगारेड्डी के रायाकल क्लस्टर और तेलंगाना में कामारेड्डी के जुकल क्लस्टर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मिजोरम में आइजोल के एबोक क्लस्टर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तेलंगाना, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में, राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तिमिलाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। हाल ही में यहाँ पे ई-वोटिंग एप्लीकेशन को शुरू किया गया था। इसके अलावा बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव का आयोजन हुआ था। कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड भी इसने बनाया था। पहला ड्रोन आधारित वनारोपण अभियान हरा भरा यहाँ शुरू किया गया था। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई थी और दलित बंधु योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। सीएम विंडो के माध्यम से जनता की सभी समस्याओं का समाधान भी आसानी से किया जा सकेगा। उन्होंने एक पत्रिका व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और 2022 का आधिकारिक कैलेंडर भी लॉन्च किया है। हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे हाल ही में खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है। देश का पहला मेलिक अनहाइड्राइड कारखाना भी सोनीपत में स्थापित किया गया है। राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर यहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन यहां चलाई गई है। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है राधिका झा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राधिका झा। राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले शिक्षा विभाग के लिए उत्तराखंड सरकार के सचिव के रूप में कार्यरत थीं। ऊर्जा दक्षता सेवा की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना 2009 में हुई थी और अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो यह दोहरा स्वर्ण पदक जीता है नीतेश कुमार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतेश कुमार। नीतेश कुमार ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गुना स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के नीतेश ने अपने साथी तरुण ढिल्लों के साथ मिलकर विश्व के नंबर 1 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष युगल फाइनल में हराकर इस स्वर्ण पदक को जीता है। इससे पहले नीतेश ने पुरुष एकल वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ खेल प्रतियोगिता से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 को पुरुष एकल का खिताब जीता है लोह किनी यू ने। डेविड वार्नर और हेली मैथ्यूज नवंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय शटलर PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इस चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने जीती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है हिमाचल प्रदेश ने। पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को जीता है। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में आंशुल ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है और सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप को बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी लॉन्च हुआ है? तो यह पुस्तक लिखा है L इंदिरा दत्त ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, L इंदिरा दत्त। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक को लिखा है तमिलनाडु में KCP समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर VL इंदिरा दत्त ने। पुस्तक के KCP समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वेलागापुड़ी लक्ष्मण दत्त
यानी कि वीएल दत्त के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में ईओ विल्सन का निधन हो गया है, जिन्हें जैव विविधता के जनक के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईओ विल्सन। ईओ विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, जिनके चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन से उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक के रूप में जाना जाता था। साथ ही वह ग्रह पर लाखों प्रजातियों की रक्षा के लिए कार्रवाई के लिए भी प्रेरित किया। इनका हाल ही में 92 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन में प्रमुख व्यक्तियों के निधन की बात हो रही है। हाल ही में ग्रीक के पूर्व राष्ट्रपति कारोलोस पापोलियास का निधन हो गया है। मैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर मार्क टेलर का निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान रे इलिंगवर्थ का हाल ही में निधन हो गया है। और दक्षिण अफ्रीका के प्रचारक आर्कबिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। एयर बबल समझौते दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 2022 से उड़ानों की अनुमति प्रदान करेगा और इसके तहत निम्नलिखित यात्री भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने के पात्र होंगे, जिसमें सऊदी अरब के नागरिक या निवासी होंगे, भारतीय नागरिक या नेपाल या भूटान के नागरिक होंगे। एयर बबल समझौते 2 देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य है वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना अगर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित है। सऊदी अरब, जो कि मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है, यह एक इस्लामी राजतंत्र है जिसकी राजधानी है रियाद। राजा है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। वहाँ की करेंसी है रियाल। और इस देश ने अपने सभी स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत शामिल करने की घोषणा की है। सऊदी अरब ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पुरस्कार में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। इस सूची में शीर्ष स्थान IIT मद्रास ने प्राप्त किया है। यह तकनीकी श्रेणी में भारत में सबसे नवीन शैक्षिक संस्थान के रूप में इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार इस सम्मान को जीता है। ARIIA रैंकों की बात हो रही है तो इसकी घोषणा 9 अलग अलग श्रेणियों में की जाती है, जिसमें केंद्र के द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान जैसे कि IIT, NIT, राज्य स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय, निजी स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेजें और निजी विश्वविद्यालय और गैर तकनीकी सरकारी कॉलेजें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवान फर्स्ट 02E नाम का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इस नई पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। इस सैटेलाइट को प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही इस देश ने एक छोटा उपग्रह भी लॉन्च किया है जिसका इस्तेमाल बीजिंग के स्कूलों में भूगोल पढ़ाने के लिए किया जाएगा। दोनों उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। जीवान फर्स्ट 02E नामक इस उपग्रह को एक हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरा और एक बहु स्पेक्ट्रम इमेजर से लैस किया गया है। चीन की बात हो रही है तो इसने मई 2021 में तियानवेन फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक रोवर शामिल है। यह मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और ऐसा करने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया। चीन ने तियानवेन मॉड्यूल को भी पृथ्वी की कक्षा में भेजा, जो चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग
थर्ड की मुख्य इकाई थी। चीन जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और युआन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई। हाल ही में यूएई ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। यूएई की बात हो रही है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसने एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील यहाँ स्थापित किया गया है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जो 60 मीटर गहरा है यहाँ पे खोला गया है और दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस यहाँ पे बनाया गया है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।